हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए और उस टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा बेसिकली कि आप क्या कर रहे थे और आगे आपको क्या करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए। देखिए, आप अगर आज की जनरेशन में हैं तो आपने एक बात बहुत बारी सुनी होगी कि आपको एक बारी जो डिसीजन लेना है, यानी आपको अपना जो भी आपका अमाउंट आपके पास आता है, मंथली आए, ईयरली आए या एनुअली आए, जैसे कि आपके पास कोई भी अमाउंट आपका आता है जो कि है, मान लीजिए आप सैलरीड इनकम है और आप महीने में 40,000 रुपये कमाते हैं। 40,000 में कितना पैसा आपको घर खर्च में यूज़ करना चाहिए, कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के ज़रिए देना चाहिए, और वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट एफडी में होनी चाहिए, आपको इंश्योरेंस कराना है, आपको जो भी करना है उसका एक डिटेल रिव्यू हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन या हमें अपने सैलरी के साथ रहते हुए मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसके ऊपर हम बात करने से पहले आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मनी मैनेजमेंट को जानते हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सैलरीड क्लास हैं, जिन्होंने ये मार्केट देखी नहीं है, शेयर मार्केट में उन्होंने कदम रखा नहीं है, उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, वो इंश्योरेंस से घबराते हैं, सिर्फ एफडी में पैसा लगाते हैं। एफडी में पैसा लगाने से आपका पैसा डाउनफॉल करता है, आपका पैसा बढ़ता नहीं है, आपका पैसा घटता है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसी तरीके से अपने पैसे को घटाते रहेंगे, और आप घटाते हुए आप हमेशा ये बोलेंगे कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता, मैं कभी अपना बिजनेस के लिए पैसा नहीं जुटा पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी वो नहीं कर पाऊंगा। हम लोग होम लोन लेते हैं, होम लोन में भी 8-9% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए हम होम लोन ले लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये कैलकुलेशन करी है कि अगर उसी पैसे को जो हमने होम लोन में रखा है 30% का इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसके ब्याज के अमाउंट पे अगर वही पैसे को हम अपने किसी ऐसे काम में लगाएं जो हमें 25% के रिटर्न निकाल के दे, या 50% के रिटर्न निकाल के दे, या 100% के रिटर्न निकाल के दे, उस जगह पे अगर हम उस पैसे को लगाएं तो हमारा कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको पूरी ये चीज़ समझाऊंगा कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, क्यों आप बड़े नहीं बन पाते हैं, और आपको बड़ा बनना है एक छोटे अमाउंट की सैलरी पे, 40,000 30,000 सैलरी पे अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कैसे बनना है, आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको कैसे कैसे डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, पैसे को सही राइट टाइम पे राइट जगह पे लगाना ही राइट चॉइस होती है। अगर आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल प्लानर से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर ये क्वेश्चन उठेगा कि आपके पास भी एक फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फादर हों, या आपकी मदर हो, या आपकी वाइफ हो, या आपके बच्चे हों। आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए अगर आपको फाइनेंस को मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल प्लानर आपका घर का बंदा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको जाके एक फाइनेंशियल प्लानर या एक कंसल्टेंट को हायर करना है, ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे बैठे बैठे वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से कि अगर मेरे को आज की डेट में मेरी सैलरी 40,000 रुपीज़ है, लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं 40,000 अ मंथ कमाता हूँ, या मैं एक जॉब क्लास इंसान हूँ और मैं 40,000 मंथ की सैलरी लेता हूँ। अगर आप कहीं से भी आपकी इनकम 40,000 है, फॉर आवर एग्जाम्पल, इसको नीचे बढ़ाया या घटाया जा सकता है बेस्ड ऑन योर प्लानिंग, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो। हम मान के चलते हैं आपकी इनकम 40,000 अ मंथ है। 40,000 अ मंथ में आपका जो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको सिंपल शब्दों में आपको 40,000 की इनकम में ओनली 25,000, दैट इज
55 to 60% of your income portion to be expended in your expenses at home। मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपकी इनकम 40,000 रुपीज़ अ मंथ है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अ सिंगल पर्सन की हो, ये फैमिली की भी हो सकती है। फैमिली इनकम अगर आपकी 40,000 है तो आपको उसमें से सिर्फ 25,000 रुपीज़ को ही एक्सपेंड करना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ योर रेगुलर एक्सपेंडिचर। आपको खाना खाना है, आपको बिजली का बिल चाहिए, आपको सब चीज़ें पे करनी है, आपको पेट्रोल भी डलवाना है, आपको सारे काम करने हैं, आपको मोबाइल बिल भरना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, जो भी आपको काम करना है, आपको राशन लाना है, आपको आटा लाना है, आपको दाल लानी है, आपको चावल लाने हैं, आपको सब्जी लानी है, आपको जो मर्जी करना पड़े, आप इसमें से 25,000 ही, that is your 55 to 60% of your gross total income should be expended। अब आते हैं बचे हुए पोर्शन का हम क्या करेंगे। बचे हुए पोर्शन के हम 3 सेगमेंट बनाएंगे। बचे हुए पोर्शन के हम इक्वल 3 सेगमेंट बनाएंगे। इक्वल कह सकते हैं या अपने रिस्क एप्टीट्यूड के साथ आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। डेट इज अगर आपकी इनकम मान के चलिए 1.5 लाख रुपए महीना है तो मैं कहूँगा कि आप 55 जो परसेंट आपको एक्सपेंड करना है उसको और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसको 40% एक्सपेंड कर लीजिए। आप हम अपने इनकम पोर्शन के 4 पैटर्न बनाइए। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी इनकम ग्रुप के लिए ये चीज़ें चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके स्पेसिफिकली आपकी इनकम ग्रुप के लिए एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आप ये चीज़ें समझ पाएंगे और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैं कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पूरा एक फाइनेंशियल प्लान करके दूंगा जिसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी कि कितना पैसा आपको जेन्युइनली इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए, कितने पैसे से आपको एफडी करानी है, कितने पैसे से आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, कितने पैसे से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। दिस इज़ आवर मेन टारगेट। यही हमारा मेन टारगेट है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इंडिया की पॉपुलेशन के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई बताने वाला नहीं है। हमें ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जा रही, ये हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा रही, ये हमें लाइव डेस्क पे नहीं सिखाई जा रही। क्या चीज़ें हमें लाइव डेस्क पे नहीं सिखाई जा रही? हमारे पास 3 चीज़ें हैं। हमारे लिए कमाना मुश्किल नहीं है। देखिए, एक मैं आपको ना एक गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला आदमी या औरत या कोई भी बच्चा, एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला बच्चा भी 25,000 रुपये की तनख्वाह लेता है। एक आपके रेड लाइट्स पे भीख मांगने वाले बच्चे या बुजुर्ग या आदमी 50,000 रुपए की तनख्वाह लेते हैं। अभी रिसेंट का एक किस्सा है, मैं एक रेड लाइट से निकला, वहाँ पे एक बच्चा, मतलब ठीक एज का बच्चा, 24-25 का एक बच्चा मेरे पास आया और आके मेरी गाड़ी का शीशा साफ करने लगा। मैंने उससे बोला, भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, तू भीख क्यों मांग रहा है? अगर तू इतना कैपेबल है तो घर आके सबकी सुबह के टाइम में लोग गाड़ियां साफ कराते हैं, वहाँ पे एक बारी गाड़ी साफ करना शुरू कर दे, तेरी इनकम 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं होगी भाई। इतने पैसे तो आराम से एक गाड़ी साफ करने वाले को देते हैं। आप भी 500 रुपये तो गाड़ी वाले को देते होंगे। 500 रुपये एक महीने के आप देते हैं, कम से कम नहीं तो वो 20 घर करता है और उसकी 60,000 का मंथ की इनकम होती है। जो गाड़ी साफ करता है ना सुबह आपकी, आप बड़े मज़े में उठते हैं, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर बैठते हैं और चल देते हैं, वो गाड़ी साफ करने वाले की इनकम 50,000 रुपये है। एक ओला ड्राइवर की इनकम 50,000 रुपये है। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। लेकिन आपको लगता है वो छोटा काम है, चलिए लगने दीजिए, लेकिन मैं इनकम क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। आपकी इनकम मान के चलते हैं 40,000 है, मैं उससे भी कम लेके चल रहा हूँ। मैं एक जनरल क्लास की इनकम लेके चल रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में बटी हुई मिलेगी। आपको मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ये इनकम बटी हुई मिलेगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम पे चलेंगे, अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पे चलेंगे। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि अगर आपकी इनकम 40,000 है तो आप उसमें से 25,000 को आप अपने घर खर्च में इन्वेस्ट करेंगे, यानी घर खर्च के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर उसमें से भी आप बचा सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उस पैसे को बचा नहीं सकते तो आपको जो भी आप 40,000 को एक्सपेंड कर रहे हैं या एक्सपेंस कर रहे हैं उसको आपको घटा के 25,000 के अंडर में लाना है और 25,000 के अंडर में ही आपको वो एक्सपेंस रखना है। चाहे कोई भी त्यौहार आए, चाहे कोई भी
मेडिकल आए या कोई भी आपके घर में बीमार हो, लेकिन आपको उसको घटा के 25,000 के अंडर में लाना है। चाहे इसके लिए आपको कैसे भी खर्चों को मैनेज करना पड़े, आपको खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे, आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे। चाहे अगर इससे आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए। अपने एक्सपेंस को बढ़ाने से पहले आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे, अपने एक्सपेंस को बाद में बढ़ाइएगा। पहले अपनी इनकम को इंक्रीज करिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे और तभी आप अपनी फैमिली को, अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने 15,000 रुपीज़ बचाए, इसका हम क्या करेंगे? इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? सारा पैसा हम एक बास्केट में नहीं डालेंगे, हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ कि 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे। पहली इन्वेस्टमेंट जो आपकी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, जिसमें आप सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको सिक्योरिटी महसूस होगी कि हाँ, मेरे पास ये सिक्योरिटी है। दैट इज द FDR। FDR में अगर आपके पास 15,000 रुपीज़ हैं, अगर आपने 15,000 रुपीज़, आपकी 40,000 की इनकम थी, 25,000 आप घर खर्च में खा गए और उसके बाद आपने 15,000 की जो बचाया है, ये जो बचा हुआ पैसा है आपका, इसमें से एक पोर्शन उठाएंगे और एक पोर्शन उठा के आप बैंक FDR में डाल देंगे। यानी आपके पास एक सिक्योरिटी है कि अगर कल को कुछ हुआ, इसको कहते हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट विद ज़ीरो रिस्क। सेकंड पैसे को उठाएंगे, एक आप अपना फैमिली का इंश्योरेंस कराएंगे, चाहे वो आप टर्म प्लान लें, उस टाइम तक आप टर्म प्लान ले सकते हैं। एक छोटा आपके पास टर्म प्लान लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको 20, 30, 50 लाख रुपए का, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे। आप रहें ना रहें, आपका फैमिली सिक्योर है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए एक टर्म प्लान लेंगे और एक मेडिक्लेम प्लान लेंगे। इन 3 चीज़ों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, टर्म प्लान, मेडिक्लेम एंड आपका LIC, जो आपको तीनों चीज़ें इसी में से डिवाइड करनी पड़ेंगी। अब मैं इसको अमाउंट वाइज आपको एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। आपने 15,000 रुपीज़ बचाए तो आप 2500 की एक FD कराएंगे। FD आपकी शुरुआत में 2500 की अगर नहीं हो सकती तो आप उसकी RD कराएंगे। 10 महीने के बाद आपको 25,000 का लमसम या 26,000 या 27,000 का लमसम मिलेगा, उसकी आप FD करा देंगे। उसकी आप FD करा देंगे और उससे जो ब्याज की इनकम आपकी आएगी, आप कंपाउंड नहीं कराएंगे ब्याज को, आप ब्याज अपने अकाउंट में लेंगे और उसी ब्याज से आप एक और RD खोलेंगे और जब वहाँ पे लमसम 10,000 हो जाएगा, आप फिर से उसकी FD करा देंगे और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। हर महीने आपको 2,500 रुपये अपनी सैलरी से निकालने हैं और एक FD में डाल देने हैं, एक RD में डाल देने हैं। RD का अमाउंट जैसे ही 25,000 होता है, आपको एक FDR फिक्स करा देनी है। जैसे ही आपको FDR फिक्स करा देनी है, फिर से आपको FDR फिक्स करा देनी है। आपने अपनी इनकम पोर्शन का एक सर्टेन पोर्शन 2500 रुपीज़ अपनी सिक्योर्ड फिक्स लो रेट इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अब सेकेंड पोर्शन आपने निकाला, दैट इज 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आप क्या करेंगे? आप 5,000 रुपीज़ को अपना उठा के एक ऐसे पोर्शन में डाल देंगे जो कि आपका इंश्योरेंस कवर करता है, यानी आपकी मेडिकल इमरजेंसी को मीट करता है। मेडिकल इमरजेंसी, भाई मैं इंसान हूँ, मेरे साथ कल को कुछ भी हो सकता है, मैं बीमार भी हो सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ, सब काम हो सकता है। भगवान राम नहीं जिंदा रह पाए तो हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवान राम नहीं जिंदा रह पाए तो हम तो फिर भी इंसान है दोस्तों। कोई से भगवान जिंदा नहीं रह पाए तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? मरना तो सभी ने है। इसी के लिए आप उस 5,000 के पोर्शन का अपने रिस्क एप्टीट्यूड के हिसाब से, आप अपने फैमिली क्राइटेरिया के हिसाब से इंश्योरेंस कराएंगे। मंथली बता रहा हूँ, 5,000 रुपीज़ सफिशिएंट होते हैं मेरे दोस्तों। एक साल में अगर आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए मेडिक्लेम में, तो वो मात्र 7, 7,500 हज़ार रुपये का ही आता है, 8,000 रुपये का आता है, और बहुत ही अच्छा ले लेंगे तो 8-9 हज़ार रुपये का आता है पूरे साल भर का। साल भर का अगर 10,000 रुपये का आ रहा है, मैं कहता हूँ 12,000 का आ रहा है, तो भी आपको 1,000 रुपया ही चाहिए उसके लिए। आप 10 लाख के कवर में हैं, आप 1,000 रुपये महीना देके 10 लाख रुपए के कवर में हैं। आप भी कवर हैं, आपकी वाइफ भी कवर है, आपके बच्चे भी कवर हैं। जाइए इंश्योरेंस ढूंढिए। उसके बाद आपके पास ये जो 5,000 है, इसमें से आप एक छोटा सा पोर्शन और निकालेंगे आपके टर्म प्लान के लिए। टर्म प्लान का मतलब होता है कि अगर इन केस भगवान ना करे आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा? आपके पास इतनी लायबिलिटी है, आपकी फैमिली अर्निंग नहीं है,
पहले के ज़माने की लेडीज़ अर्निंग नहीं थी, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी लिखाई है, आपकी वाइफ अकेले कैसे मैनेज करेंगी? उसके लिए आपको एक टर्म प्लान भी लेना पड़ेगा। छोटा ही अमाउंट का आप टर्म प्लान लीजिए, धीरे-धीरे उसे इंक्रीज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप महीने के 1000 रुपए का टर्म प्लान लेते हैं, तो वो भी 1 करोड़ का बैठता है भाई साहब। आपको ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने आने चाहिए। आपको ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, आप अपनी इनकम लिखिए और मेरे इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं आपकी इनकम के ऊपर ज़रूर जवाब दूँगा और मैं उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो दूँगा, आपका नाम लेके आपको वीडियो दूँगा, ताकि आपको पता लगे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ-कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कितना-कितना इन्वेस्ट करना है। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई भी एजेंट स्कोप नहीं है। मैं आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी का प्लान बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि ये यहाँ पे जाके, इस जगह पे जाके आप इन प्लान को सर्च कर सकते हैं। उनमें से आपको जो पसंद आए उसके कंपनी को, कोऑर्डिनेटर को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मेरा किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किससे इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन ले रहे हैं, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, मुझे इससे खुशी मिलेगी कि आपने ये इंश्योरेंस मेरे कहने पे लिया और आपने अपनी फैमिली को, अपने आप को इतना सिक्योर किया। अब इसमें से तीसरा पोर्शन, इस 5000 रुपीज़ में से तीसरे पोर्शन को, ये जो आपने 5000 रुपीज़ उठा के अलग करके रख लिए, इसमें से एक तीसरा पोर्शन आप उठाएंगे और उठा के अपनी एलआईसी में डाल देंगे, जो आपको जीवन का कवर तो देगी, लास्ट में वो आपको लमसम भी प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपने बच्चों की एजुकेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चों की और कुछ कर सकते हैं। अगर आप एलआईसी में नहीं डालना चाहते तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडीआर की जगह पीपीएफ में जा सकते हैं, आप एनपीएस में जा सकते हैं। लेकिन इस 7500 को आप रिस्क फ्री रख के चलेंगे, ताकि आपकी लाइफ भी सिक्योर्ड हो, आपका मेडिकल का खर्चा भी सिक्योर्ड हो और आपकी ज़िंदगी भी सिक्योर्ड हो। तो ये पूरा 7500 का बाइफरकेशन मैंने दे दिया। अब आपको पता लगा होगा, आप एक 7500 रुपये महीना में जो आप ऐसे ही उड़ा दिया करते थे, आप ऐसे ही खाने पीने में खर्च कर दिया करते थे, उससे आप क्या क्या कर सकते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट 7500 बचेगा उससे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे स्टॉक मार्केट का। उसमें आप 2500 रुपये के खरीदेंगे म्यूचुअल फंड्स और 5000 के खरीदेंगे स्टॉक्स आप खरीदेंगे अच्छी कंपनी के, उनको हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे। उन स्टॉक्स में आपको डिसीजन लेना होगा एक बारी, आपका रिटर्न मिलेगा बार बारी। और आप इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे, ये कैसे इन्वेस्ट करना है, इसमें एवरेजिंग कैसी होगी, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो आगे बना रखी हैं। एक वीडियो एवरेज कैसे करना है, आपको बार बार जब आपके पास हर साल कुछ पैसा आपको डालना है तो वो कैसे एवरेज करके इन्वेस्ट करना है, इसका एक वीडियो मैंने स्पेसिफिक बनाया है। उसका बटन मैं आई लिंक पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया कि 7500 को अब हमने क्या काम किया, हमने एक 15,000 का लम बचाया या लमसम बचाया, हम इसको लम बोलते हैं। हमने एक लम बचाया 15,000 रुपये का, उसमें से हमने 50% को डिवाइड किया, हाईली सिक्योर्ड में डाल दिया, 50% को डिवाइड किया, हाईली अनसिक्योर्ड में डाल दिया, यानी से अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। उस अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट को भी मैंने 50% डिवाइड किया, एक हाई मतलब मीडियोकर सिक्योर्ड में डाल दिया, 50% को डिवाइड किया, उसे इसी तरह से पड़ा रहने दिया। अब मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, हाईली रिस्की में मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उससे कम मिलेगा मुझे यहाँ पे, उससे कम मिलेगा मुझे यहाँ पे। और ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो मेरा एक्सपेंस है अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ। लेकिन इंश्योरेंस जब आपको लेना पड़ेगा तब आपके लिए कितना बड़ा बेनिफिट होगा, आप ये सोच के देखिए। जिन लोगों ने आज तक इंश्योरेंस लिया हुआ था और उनको कोरोना वायरस हो गया और उनके इतने पैसे लग जाते, सरकार तो इलाज करा रही है नहीं करा रही है तो हमें नहीं मालूम है, ना ही हम उसके ऊपर कोई कमेंट आपको दे पाएंगे। लेकिन अगर सरकार इलाज नहीं करा रही होती या आपको एकदम से इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती और आप एकदम से हॉस्पिटल भागते, तो आप सोचिए आपका कितना पैसा यूज़ हो जाता। लेकिन अब वहीं पे आपने इंश्योरेंस करा रखा था तो आप सीधा हॉस्पिटल गए, आपने अपना कार्ड दिखाया, आपको एडमिट कर लिया गया, सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पे कर दिया। कितना कितना दुख लगता है जब आप ये पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन जब मिलता है ना तब आपको पता लगता है ये कितना ज़रूरी था। उस दिन से आप भूल जाते हैं कि आपने इतना पैसा दिया था। इसीलिए हम कहते हैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक लेना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको अपनी इनकम ग्रुप के बारे में जानना है तो आप अपनी इनकम की डिटेल मुझे कमेंट करके यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी
मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे अपना इनकम का क्राइटेरिया मुझे बता के आप अपने इनकम का पूरा स्ट्रक्चर मेरे से बनवा सकते हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना-कितना पैसा कहाँ-कहाँ आपको रखना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी स्टॉक टिप्स या म्यूचुअल फंड के टिप्स या कौन से इंश्योरेंस में आपको जाना है, वो आपको नहीं बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आगे ही इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद।